तो अब हम वो मॉडल्स को पढ़ेंगे जो मॉडल्स डिफाइन करते हैं शॉर्ट रन वेरिएबिलिटी एंड लॉन्ग रन कॉन्स्टेंसी ऑफ एपीसी। मतलब हमने पिछले जो वीडियोस में देखा कि एपीसी जो है वो शॉर्ट रन में वेरिएबल है, पर लॉन्ग रन में वही एपीसी जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो इसके पीछे के रीजंस को डिफाइन करते हुए बहुत से इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारे मॉडल्स को डिस्कस किया है। तो हमारा जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है ये मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा ये इनकम हाइपोथेसिस या फिर ये मॉडल दिया गया है। अब इस मॉडल को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि केन्स ने क्या कहा था। केन्स ने कहा था कि रियल कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम। मतलब मैं कितना एक्चुअल में कंज्यूम करूँगा वो मेरा कितना इनकम है उसके बेसिस पे डिनोटेशन उसका आएगा। मतलब केन्स ने कहा था कि जो करंट कंजम्पशन है वो करंट इनकम पे डिपेंड करेगा। लेकिन फ्रीडमैन ने अपने हाइपोथेसिस में ये बताया कि करंट कंजम्पशन करंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता। करंट कंजम्पशन मेरी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करेगा। मतलब मैं करेंटली जो इनकम कर रहा हूँ और मैं अपने इनकम के बारे में जो फ्यूचर एस्टिमेशन लगा के बैठा हूँ कि फ्यूचर टाइम में मेरा इनकम उतना ज़्यादा होगा या उतना बढ़ेगा या फिर उतना होगा, ये पूरा एस्टिमेशन और करंट इनकम इसके बेसिस पे मेरा करंट कंजम्पशन डिपेंड होता है। समझ लीजिए आप ऐसा एक जॉब करते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपको अब कंज्यूम करना है तो आपका जो करंट कंजम्पशन होगा, आप ज़रूर सोचेंगे कि कल को मेरा ये जॉब नहीं रह सकता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आज थोड़ा रख के खर्च करना पड़ेगा, आज का कंजम्पशन को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ताकि मैं फ्यूचर के लिए मेरा फ्यूचर कंजम्पशन के लिए मेरा पैसा बच जाए। तो आपका करंट कंजम्पशन सिर्फ आपके करंट इनकम के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि आपके करंट इनकम प्लस आपके फ्यूचर इनकम के प्रति जो आपका एस्टिमेशन है या फिर जो आपका एक्सपेक्टेशन है उसके द्वारा आपका करंट कंजम्पशन डिसाइड होता है। मतलब करंट कंजम्पशन हमारा परमानेंट इनकम के द्वारा डिसाइड होता है। सिमिलरली हमारा जो परमानेंट कंजम्पशन है, पूरा लाइफ हम जो कंजम्पशन करते हैं वो भी किसके द्वारा डिसाइड होता है, वो भी परमानेंट इनकम द्वारा डिसाइड होता है। तो इसका मतलब हुआ जो परमानेंट कंजम्पशन है वो किस चीज़ का फंक्शन है, वो परमानेंट इनकम का फंक्शन है। मतलब परमानेंट कंजम्पशन हमारी सारी ज़िंदगी की कंजम्पशन किस फंक्शन पे, मतलब किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, हमारा जो परमानेंट इनकम होता है, सारी ज़िंदगी का इनकम होता है, उस पे डिपेंडेंट होता है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के ये मॉडल पे कुछ एजम्पशंस फ्रीडमैन ने लिए हैं। व्हाट आर दोस एजम्पशंस? दोस एजम्पशंस आर दैट परफेक्ट सर्टेनिटी विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर इनकम, फ्यूचर क्राइसिस एंड फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। मतलब फ्यूचर में मेरा कितना इनकम होगा, फ्यूचर में कोई क्राइसिस आएगा या नहीं आएगा, फ्यूचर इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सब मामलों में देयर इज़ अ परफेक्ट सर्टेनिटी। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये एक निश्चितता मुझे प्रदान कर रही है। मतलब अचानक से फ्यूचर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या कम जाएगा ऐसा नहीं होगा, या फिर अचानक से मेरा फ्यूचर इनकम बहुत कम हो जाएगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ऐसा नहीं होगा। एक लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन मेरे फ्यूचर इनकम, फ्यूचर क्राइसिस और फ्यूचर इंटरेस्ट रेट में होगा। Second assumption is that the individual is able to borrow or lend any amount of money at same rate of interest। कोई भी इंडिविजुअल जितना भी अमाउंट ऑफ मनी को बोरो करना चाहते हैं या फिर किसी को लेंड देना चाहते हैं, किसी को उधारी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, और कितना भी अमाउंट वो बोरो करना चाहे, किसी से लेना चाहे वो ले सकते हैं। तीसरा असम्पशन कहता है कि इंडिविजुअल हैव द सेविंग मोटिव। मतलब इंडिविजुअल का एक सेविंग मोटिव होगा, वो चाहेगा कि अपने इनकम में से एक प्रोपोर्शन या एक पोर्शन सेविंग करे। सेविंग के द्वारा जो इंटरेस्ट गेन होता है या फिर जो इंटरेस्ट पैदा होता है, कंज्यूमर वो इंटरेस्ट इनकम को अर्न करना ज़रूर चाहेगा। चौथा असम्पशन क्या कहता है? चौथा असम्पशन कहता है दैट पीपल वांट टू कीप देयर कंजम्पशन मोर और लेस स्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैक्चुएशंस ऑफ द इनकम। मतलब एक आदमी ज़रूर चाहेगा कि इनकम थोड़ा बढ़े या थोड़ा घट जाए, एक आदमी हमेशा चाहता है कि कंजम्पशन को एक स्टेबल लेवल पे रखे। कंजम्पशन की जो लेवल है उसको ज़्यादा बढ़ाए भी ना, ज़्यादा घटाए भी ना, उसको मोर और लेस एक स्टेबल रेट पे रखना चाहता है हर आदमी। पांचवा जो एजम्पशन है वो कहता है इंडिविजुअल डू नॉट रिसीव एनी गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस। मतलब इंडिविजुअल जो है वो कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी इनहेरिटेंस रिसीव नहीं करता। मतलब what is inheritance? Inheritance means getting something from your loved ones. Getting something means
some asset that you are getting from your loved son or from the person who has passed away and who is in your family. And what is the sixth assumption? That is telling us that utility function is homogeneous of any degree. तो ये मॉडल हमको पहले हमें ये मॉडल को समझना होगा. एजम्पशंस तो हमने पढ़ लिया. मॉडल क्या बता रहा है? परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम. मतलब परमानेंट कंजम्पशन क्या है? करेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन. करेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन को मिला के हमें परमानेंट कंजम्पशन मिलता है और करेंट एंड फ्यूचर इनकम को मिला के हमें परमानेंट इनकम मिलता है. तो परमानेंट कंजम्पशन जो होता है वो परमानेंट इनकम का फंक्शन होता है. Now let's try to measure our income. How can we derive our income? Now our income is basically divided into two part. हमारा जो इनकम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है हमारा परमानेंट इनकम और एक होता है हमारा ट्रांजिटरी इनकम. तो हम अगर हमारे परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम को ऐड करें तो हमें हमारा टोटल इनकम मिलता है. तो अब ये परमानेंट इनकम तो आपको समझ में आ गया. जो हमारा करेंट इनकम है और जो फ्यूचर इनकम है उसको मिला के हमें परमानेंट इनकम मिला था. लेकिन ट्रांजिटरी इनकम क्या है? ट्रांजिटरी इनकम है जो इनकम आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था पर भी आपको मिल गया. मतलब सपोज़ आप रास्ते से जा रहे थे और आपको अचानक से 2000 का एक नोट रास्ते के एक कोने पे गिरा हुआ मिला और आपने इसे उठा लिया. अब ये इनकम तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, लेकिन फिर भी ये इनकम आपको मिला. तो इस टाइप के इनकम को हम ट्रांजिटरी इनकम कहते हैं, जिसको हमने YT से डिनोट किया है. अब मेजर्ड कंजम्पशन क्या है? मतलब हमारा टोटल कंजम्पशन क्या है? परमानेंट कंजम्पशन प्लस टोटल कंजम्पशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं कि परमानेंट कंजम्पशन और ट्रांजिटरी कंजम्पशन का वो एडिशन होता है. अब परमानेंट कंजम्पशन को आपको पता है, लेकिन ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या है? सपोज़ आप एक रेस्टोरेंट में गए, आप रोज़ या फिर जब आप डेली बेसिस पे उस रेस्टोरेंट पे जाते हो आप 500 रुपये खर्च करते हो. लेकिन आज आपका मूड हुआ और आपने 900 रुपीज़ खर्च कर दिए. तो एक्स्ट्रा जो 400 रुपीज़ आपने खर्च किए आपके कंजम्पशन पे, वो है आपका ट्रांजिटरी कंजम्पशन, जो रोज़ रोज़ तो नहीं होता पर अचानक से एक दिन हो गया. इसको हम बोलते हैं हमारा ट्रांजिटरी कंजम्पशन. तो हम हमारे टोटल कंजम्पशन को कैसे डिराइव करते हैं? CP प्लस CT. मतलब हमारा परमानेंट कंजम्पशन प्लस और ट्रांजिटरी कंजम्पशन. अब हमारा ये जो परमानेंट इनकम है इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं ह्यूमन वेल्थ एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ के सम द्वारा. अब ये ह्यूमन वेल्थ क्या है? अब कोई सपोज़ लेबर कर रहा है, कोई सपोज़ सर्विस कर रहा है. ये जो कोई लेबर दे के या कोई सर्विस करके हमें जो पैसा मिलता है दैट इज़ ह्यूमन वेल्थ. सपोज़ मैं ये जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने सर्विस को सेल कर रहा हूँ. ये सर्विस को सेल करके मुझे जो पैसा मिल रहा है दैट इज़ माय ह्यूमन वेल्थ. सपोज़ कोई काम कर रहा है, सपोज़ कोई भी काम कर रहा है, सपोज़ कोई दुकान चला रहा है, तो ये जो दुकान चला रहा है दैट इज़ वो दुकान चला के उसको जो पैसा मिल रहा है दैट इज़ ह्यूमन वेल्थ. और नॉन ह्यूमन वेल्थ क्या होता है? नॉन ह्यूमन वेल्थ होता है जो हम शेयर और बॉन्ड और इक्विटी से जो हमें वेल्थ मिलता है. कोई सपोज़ शेयर मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, उससे जो रिटर्न मिला दैट इज़ नॉन ह्यूमन वेल्थ. इक्विटी बॉन्ड, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम नॉन ह्यूमन वेल्थ बोलते हैं. तो हमारा जो परमानेंट इनकम है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? द परमानेंट इनकम इज़ इक्वल टू ह्यूमन वेल्थ प्लस नॉन ह्यूमन वेल्थ दैट इज़ Y(H) एंड Y(N)(H). अब ये जो हमारा परमानेंट इनकम है, इनको कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसे भी बताया है कि दैट परमानेंट इनकम इज इक्वल टू A. व्हाट इज A? A इज आवर एनुअल इनकम एंड दैट एनुअल इनकम इज इक्वल टू I इंटू W. W मीन्स वेल्थ. मतलब मेरे पास जितना सारा वेल्थ है सब मिला के हमें W मिल रहा है. एंड I इज़ इंटरेस्ट. मतलब मेरे पास जितना वेल्थ है सबके ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करूँ, सबको अगर मैं उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट द्वारा सबको मल्टीप्लाई करूँ, सारे वेल्थ को मल्टीप्लाई करूँ, तब मुझे अपना एनुअल इनकम या फिर कहूँ तो परमानेंट इनकम मिल रहा है. अभी परमानेंट इनकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट परमानेंट इनकम इज इक्वल टू YT-1 प्लस A इंटू YT-1. अब यहाँ पर मैंने क्या लिखने की कोशिश की है ज़रा समझिएगा. मतलब मैं परमानेंट इनकम को दिखा रहा हूँ कि पिछले साल YT-1 का मतलब क्या है? मतलब है पिछले साल मेरा क्या इनकम था, T-1 पीरियड पे मेरा क्या इनकम था. और उसके साथ हमने क्या ऐड किया है? उसके साथ हमने ऐड किया है YT-1 का सब्सट्रैक्शन. मतलब
पिछले साल मेरी इनकम और इस साल में मेरी इनकम, इस साल में मेरी इनकम और पिछले साल में मेरी इनकम का डिफरेंस को हमने उसके साथ ऐड किया है, साथ में ए जो है वो मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैं इनकम को दिखा रहा हूँ कि इनकम जो है वो पिछले साल की इनकम और इस साल के इनकम और पिछले साल के इनकम के डिफरेंस के सम का इक्वल है मेरा परमानेंट इनकम। अब इसके थोड़े मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के बाद हमें ये कुछ ऐसे मिलता है कि ए वाई टी प्लस 1 माइनस ए इंटू वाई टी माइनस 1, मतलब मेरा परमानेंट इनकम जो है वो ए प्रोपोर्शन ऑफ करेंट इनकम। ए इंटू वाई टी मतलब क्या हुआ, ए प्रोपोर्शन ऑफ करेंट इनकम, क्योंकि वाई टी जो है वो करेंट इनकम है, तो ए प्रोपोर्शन ऑफ करेंट इनकम और 1 माइनस ए प्रोपोर्शन ऑफ प्रीवियस पीरियड्स इनकम। वाई टी माइनस 1 क्या है, मेरा प्रीवियस पीरियड का इनकम है, तो उसका 1 माइनस ए प्रोपोर्शन है, मतलब मेरा परमानेंट इनकम जो है वो ए प्रोपोर्शन ऑफ द करेंट इनकम एंड 1 माइनस ए प्रोपोर्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स इनकम। तो हम परमानेंट इनकम को कैसे लिखेंगे, वाई पी इज इक्वल टू ए इंटू वाई टी प्लस 1 माइनस ए इंटू वाई टी माइनस 1। तो इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। वी कैन राइट दैट द परमानेंट इनकम इज अ प्रोपोर्शन ऑफ करेंट इनकम दैट इज ए इंटू वाई टी एंड अ प्रोपोर्शन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम दैट इज 1 माइनस ए इंटू वाई टी माइनस 1। थोड़ा प्रोपोर्शन करेंट इनकम का है और थोड़ा प्रोपोर्शन प्रीवियस ईयर इनकम का है, और इन दोनों को मिला के हमें हमारा परमानेंट इनकम मिल रहा है। अब फ्रीडमैन ने अपने मॉडल में क्या कहा, उसने कहा दैट द परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, मतलब सी पी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई पी। तो हम क्या दिखा सकते हैं, दैट सी पी इज इक्वल टू के इंटू वाई पी। अब सी पी इज इक्वल टू के इंटू वाई पी मतलब क्या हुआ, सी पी बाई वाई पी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट है, और के किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, के इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, नॉन ह्यूमन वेल्थ का कितना प्रोपोर्शन है कंज्यूमर के पास उस पे डिपेंड करता है। लेकिन के सीपी और वाईपी मतलब परमानेंट कंजम्पशन और परमानेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडल के लिए, दैट के सीपी एंड वाईपी पे डिपेंड नहीं करता, के टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन ह्यूमन वेल्थ प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ के लिए। अब हम के अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम के को दिखा सकते हैं यहाँ पर, दैट के इज़ अ फंक्शन ऑफ आई यू एंड डब्ल्यू। के इज इक्वल टू के इज़ अ फंक्शन ऑफ आई यू एंड डब्ल्यू। दैट मीन्स आई इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, u is test and preference, and w is non-human wealth proportion that can be denoted as WNH divided by W. Here W is wealth and WNH is the non-human wealth, मतलब पूरा wealth में से मेरा non-human wealth का कितना proportion है। तब K के क्या क्या assumptions है, for every family the value of K is same, फैमिली साइज विथ रिस्पेक्ट टू आई यू एंड डब्ल्यू इज़ इंडिपेंडेंट, मतलब फैमिली साइज बड़ा हो छोटा हो, आई और यू और डब्ल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब हमें देखना है जो हमारा टोटल इनकम है वो क्या था, वाई इज इक्वल टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम, और हमारा टोटल कंजम्पशन क्या था, परमानेंट कंजम्पशन प्लस ट्रांजिटरी कंजम्पशन। इन इक्वेशंस को हमने 1 और 2 से डिनोट किया। अब अगर हमको परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकलना है, तो उसको निकलने के बाद हमें दिखेगा दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम दैट इज़ आर ऑफ वाई पी एंड वाई टी वो ज़ीरो आएगा। वो ज़ीरो क्यों आएगा, क्योंकि परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मैं कितना परमानेंट इनकम, कितना मेरी फिक्स्ड और परमानेंट इनकम है, उस पर मेरा ट्रांजिटरी इनकम डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है। रास्ते में मुझे किस दिन 100 रुपये मिलेगा, किस दिन 200 रुपये मिलेगा, जो कि मेरा ट्रांजिटरी इनकम है, वो कैसे मेरे परमानेंट इनकम के साथ रिलेटेड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दोबारा दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, रिलेशन बिटवीन परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, जो कि है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन सीपी एंड सीटी, परमानेंट कंजम्पशन एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, वो भी ज़ीरो है। परमानेंट मेरा कंजम्पशन और ट्रांजिटरी कंजम्पशन के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। मैं डेली कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं एक दिन कब थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम कर लूँगा या फिर एक दिन कब थोड़ा कम कंज्यूम कर लूँगा, जो कि मेरा ट्रांजिटरी कंजम्पशन होगा, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है।
तो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी ज़ीरो है। बिटवीन सी पी एंड सी टी इट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। अब हमारा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन है, दैट इज़ वाई टी एंड सी टी, आर ऑफ वाई टी एंड सी टी, वो भी ज़ीरो है, क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन में भी कोई रिलेशन नहीं होता। अगर मैं ट्रांजिटरी इनकम जो है मेरा एक्सीडेंटल इनकम, वो मेरा आज 300 रुपये हुआ, तो इसका मतलब होगा, इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है या फिर इसका कोई मतलब नहीं बनता कि मैं वो 300 रुपये लेके ही रेस्टोरेंट में जाऊंगा और मैं ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्रिएट करूंगा। मैं ये 300 रुपये खर्च कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, तो ट्रांजिटरी इनकम होने से ही ट्रांजिटरी कंजम्पशन हो जाएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम दो नंबर 2 इक्वेशन और नंबर 1 इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूँ, तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है दैट सी बाई वाई इज इक्वल टू सी पी प्लस सी टी एंड डिवाइडेड बाई वाई पी प्लस वाई टी। अब हमारा लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम और ट्रांजिटरी कंजम्पशन दोनों ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में मैं 300 रुपये जैसे मुझे रास्ते में पड़े हुए मिल भी सकते हैं, ऐसे 300 रुपये मेरे पॉकेट से गिर भी जाएंगे कभी ना कभी। तो लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम कुछ नहीं होता, ज़ीरो ही होता है, क्योंकि जितना मुझे मिलता है उतना ही, थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा उतना ही मेरे पॉकेट से चला भी जाता है। तो ट्रांजिटरी इनकम जो है वो लॉन्ग रन में ज़ीरो हो जाता है और ट्रांजिटरी कंजम्पशन भी लॉन्ग रन में ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मैं एक दिन ट्रांजिटरी कंजम्पशन 300 रुपये ज़्यादा करता हूँ, तो अगले ही दिन शायद मैं, कुछ दिन बाद या अगले ही दिन शायद मैं 300 रुपये कम कंज्यूम कर लूँगा, तो ट्रांजिटरी कंजम्पशन भी ज़ीरो हो जाएगा लॉन्ग रन में। तो अब ये जो सी टी और वाई टी को अगर मैं ज़ीरो इनपुट कर लूँ, तो सी बाई वाई क्या आ जाएगा, सी पी बाई वाई पी आ जाएगा, क्योंकि सी टी और वाई टी तो ज़ीरो हो गया है, तो वो तो इक्वेशन से हट जाएगा। तो और सी पी बाई वाई पी हमने पहले क्या इंटरप्रेट किया था, दैट सी पी बाई वाई पी वॉज के इज इक्वल टू के। सो हमने उसको के, सी पी बाई वाई पी को के रख दिया, और सी बाई वाई क्या हो गया, सी बाई वाई है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि सी पी बाई वाई पी है, और वो भी के बन गया है, तो वो कांस्टेंट हो गया है। तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूमिंग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो एपीसी है, वो कांस्टेंट बन गया है लॉन्ग रन में। अब अगर शॉर्ट रन को देखना पड़ेगा, शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, शॉर्ट रन में दो पीरियड हो सकता है, एक होता है प्रॉस्पेरिटी पीरियड, एक होता है रिसेशन पीरियड। अगर प्रॉस्पेरिटी पीरियड है, मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो ट्रांजिटरी इनकम है वो भी ज़्यादा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ट्रांजिटरी कंजम्पशन शॉर्ट रन में भी ज़ीरो होता है, क्योंकि जो शॉर्ट रन है उसमें हमारा ट्रांजिटरी कंजम्पशन नहीं रहता, कोई भी ट्रांजिटरी कंजम्पशन उसमें हम नहीं पकड़ के चलते हैं। तो हमारा जो सी बाई वाई था वो क्या था, सी पी प्लस वाई पी डिवाइडेड बाई वाई पी प्लस वाई टी। अब अगर प्रॉस्पेरिटी पीरियड हो गया है, तो सी टी जो है वो तो ज़ीरो हो गया है, लेकिन वाई टी जो है वो पॉजिटिव है, तो हमारा सी वाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बाई वाई का वैल्यू लेस देन हो जाएगा सी पी बाई वाई पी से, क्योंकि वाई टी जो है वो पॉजिटिव है, और सी पी बाई वाई पी क्या है, वो है के, तो सी बाई वाई क्या हो जाएगा, लेस देन के हो जाएगा। मतलब लेस देन के हो गया, मतलब क्या हुआ, मतलब वो जो सी बाई वाई जो कि ए पी सी है वो अब कांस्टेंट नहीं है, अगर वो इक्वल्स टू के होता तो कांस्टेंट होता। और देखा जाए तो रिसेशन पीरियड में क्या होगा, रिसेशन पीरियड में हमें पता है जो ट्रांजिटरी इनकम है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब रिसेशन पीरियड में ये उम्मीद करना भी बेकार है कि मुझे रास्ता में गिरा हुआ पैसा मिलेगा, या कहीं से मेरा एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा इनकम आएगा, ये रिसेशन पीरियड में ऐसा उम्मीद हम नहीं लगा सकते। तो ट्रांजिटरी इनकम जो है वो रिसेशन पीरियड में नेगेटिव होगा, और ट्रांजिटरी कंजम्पशन तो ज़ीरो ही होता है शॉर्ट रन में भी, हमने मान लिया है। तो सी बाई वाई क्या हुआ, सी पी बाई वाई पी प्लस वाई टी। अब वाई टी जो कि नेगेटिव है, तो सी पी बाई वाई पी प्लस वाई टी का जो वैल्यू है जो कि सी बाई वाई है, वो भी अब बड़ा हो जाएगा, किससे, सी पी बाई वाई पी से, क्योंकि सी पी बाई वाई पी अब एक्चुअल में छोटा पड़ गया है वाई टी के नेगेटिव होने से। तो हमारा जो सी बाई वाई है वो ग्रेटर देन हो जाएगा सी पी बाई वाई पी से, तो सी बाई वाई ग्रेटर देन हो जाएगा के से, मतलब ए पी सी कॉन्स्टेंट नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सी पी बाई वाई पी के जगह में मैंने के कैसे लिखा ये आप लोगों को समझ में आया है, क्योंकि सी पी बाई वाई पी जो है वो के होता है, हमने पिछले पोर्शन ऑफ द वीडियोस में ये दिखाया था। तो यहाँ पर भी जो है ए पी सी, या फिर कहे कि सी बाई वाई जो भी है, ए पी सी कहो या सी बाई वाई कहो एक ही बात है, वो के से बड़ा है, वो के इक्वल नहीं है, तो
कांस्टेंट भी नहीं है। तो एपीसी यहाँ पर शॉर्ट रन में कांस्टेंट नहीं हो रहा है, पर लॉन्ग रन में वो कांस्टेंट था। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन एपीसी जो लॉन्ग रन में कांस्टेंट हो रहा है और शॉर्ट रन में कांस्टेंट नहीं हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है, इसके पीछे का जो कॉज है वो ट्रांजिटरी इनकम है। यहाँ पर भी अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये जो शॉर्ट रन वेरिएबिलिटी है, जो शॉर्ट रन में जो कॉन्स्टेंसी नहीं आई है, वेरिएबिलिटी आई है, इसके पीछे कॉज ये वाई टी ही है। वाई टी के पॉजिटिव होने से या वाई टी के नेगेटिव होने से ही जो लॉन्ग रन में कॉन्स्टेंसी थी, लेकिन शॉर्ट रन में कॉन्स्टेंसी नहीं बन पाया, शॉर्ट रन में वेरिएबिलिटी बन गया। तो फ्रीडमैन के मुताबिक शॉर्ट रन की जो वेरिएबिलिटी है उसके पीछे ये कॉन्स्टेंसी, शॉर्ट रन की जो वेरिएबिलिटी है, या फिर कहे कि कॉन्स्टेंसी नहीं बन रहा है शॉर्ट रन में, इसके पीछे ये ट्रांजिटरी इनकम या फिर वाई टी के पॉजिटिव और नेगेटिव होने का ही मेन रीज़न है कि शॉर्ट रन में वेरिएबिलिटी आ रहा है।